आप इसको दिल्ली से चलाने की जो गलती कर रहे हैं वो बहुत एक खतरनाक खेल खेले जा रहे हैं। ये पौंडीचेरी नहीं है, ये लक्षद्वीप नहीं है, ये दमन दीव नहीं है कि आप इसको दिल्ली से बैठ के और एक सिर्फ मात्र एक राजभवन से इसको आप पूरी रियासत को चलाएं। हमारा मुस्तकबिल जो है आप डिसाइड करेंगे। आप मतलब किसने आपको हैसियत दी? मुझे आपकी बात से याद आई कि उमर साहब ने कहा कि हम छोड़ देंगे लेकिन इनके साथ अलायंस में सरकार नहीं बनाएंगे। क्या इस तरह के ऑफर्स हुए नई दिल्ली से कि आप हमारे साथ सरकार बनाइए? एक क्लियर कट फरमान है। देखिए, एलजी साहब ने बार बार कहा है कि जनाब मैं गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं करता हूँ, मेरे पास सिर्फ पुलिस है और लाइन ऑर्डर है। लेकिन आपको भी पता होगा कि जब कहीं बांटने हैं, कोई टेलीविजनों का कोई पक्का करना है, वहाँ वो पहुँच जाते हैं। जब कोई एसआरओ के तहत कोई नौकरियाँ बांटनी है, फ़ोटो खिंचाने के लिए वो आगे चले जाते हैं। और कोई भी आपको ऑफिसर कैमरा पे तो नहीं कहेगा, लेकिन आप ऑफ द गार्ड उनको पूछिए कि इंस्ट्रक्शन क्लियर कट है, राजभवन से आती है, कैसे काम करना है, कौन सी फाइल हिलानी है, कौन सी फाइल नहीं हिलानी है। ऐसा खुदा नहीं है, मगर खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं है। ये जो कल्चर जो था, ये यूपी बिहार वाला, खरीद फरोख्त वाला, आया राम गया राम वाला, वो यहाँ भी इन्होंने शुरू करने की जो साजिशें रच रहे हैं, ऊपर वाला इनको माफ़ नहीं कर। लेकिन सजा साहब को अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए। ये ईमानदारी है कि आप चंद पैसे ठन हुआ नहीं तो वो आपने अपना ज़मीर ही बेच दिया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस पार्टनर्स की हुकूमत को लगभग 1 साल से ज़्यादा हुआ और कल उमर अब्दुल्ला का बयान बड़ा वायरल हुआ। नेशनल टीवी को उन्हें इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि अगर मरकज़ी सरकार सही टाइम पे रियासत का दर्जा वापस नहीं करती है तो मैं सीएम के तौर पे रिज़ाइन कर सकता हूं और रिज़ाइन करेंगे। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। इस बयान को आपके चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया, कहा कि अगर सही टाइम फ्रेम पे टाइमलाइन पे स्टेट्यूट नहीं मिलता है तो हम रिज़ाइन करेंगे एज ए चीफ मिनिस्टर। देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब का ये जो बयान है वो उस पस मंज़र में आया है कि गत 1 वर्ष हो चुका है और 1 वर्ष में जब हमें ये एश्योरेंस आया था उस वक़्त पार्लियामेंट में, जो है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, जो है प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने भी ये एश्योरेंस दिया कि हम जल्द ही जो है स्टेटहुड का दर्जा बहाल करेंगे। पहले चुनाव होंगे, फिर उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा होगा। अब चुनाव भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद चुनाव हो गया इसमें। और अब ऐसी कौन सी वजूहत जो है इनको रोक रही है? क्या वजूहत वो ये है, वो इनको हार की टीस है? क्या इस वजह से ये स्टेटहुड नहीं देना चाहते हैं कि इन्होंने जो सोचा था, जो इनका गेम प्लान था जो दिल्ली का, कि हम यहाँ तोड़ फोड़ करके यहाँ हमने फ्रैक्चर्ड मैंडेट लाएंगे और हम यहाँ पर डायरेक्ट रूल करेंगे। अब जब लोगों ने एक क्लियर कट मैंडेट दिया और इनके खिलाफ मैंडेट दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो लगभग क्लियर मेजॉरिटी मिली। और अब ऐसी कौन सी कोई वजह नहीं होनी चाहिए, मुझे जो लगता है। और फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म में आप एक स्टेट को जो है यूटी बनाया और अब ये कह रहे हैं आप कि हम आज देंगे, कल देंगे, एप्रोप्रिएट टाइम आएगा, सही समय आएगा। मतलब ये किसी के कोई खैरात थोड़ा बांटनी है आपने। आप कौन होते हो यहाँ की आवाज़ को जो है आप दबा के, मतलब आपको किसने अधिकार दिया? ना तो आपको आइन ने अधिकार दिया, ना आपको यहाँ के लोगों ने अधिकार दिया। आप हमारा मुस्तकबिल जो है आप डिसाइड करेंगे। आप मतलब किसने आपको हैसियत दी? सिर्फ इसलिए कि आप एक बहुत बड़ी पार्टी अपने आप को तस्वर कहते हैं कि हम जी दुनिया की बहुत बड़ी पार्टी हैं। और अहंकार, जो मैंने कहा ना, सियासत में ना तो अहंकार का कोई स्कोप है, ना तो कोई गुस्से का, और ना तो मतलब कि मन में कोई द्वेष से होना चाहिए। यहाँ तो हम लोगों का काम करने के लिए आए हैं। अब एक इतनी बड़ी रियासत को अब यूटी में किस तरीके से उसको एडमिनिस्ट्रेटर कर पाएंगे? एक बात, ये पौंडीचेरी नहीं है, मतलब मुझे कंप्लीट होने दें कि ये पौंडीचेरी नहीं है, ये लक्षद्वीप नहीं है, ये दमन दीव नहीं है कि आप इसको दिल्ली से बैठ के और एक सिर्फ मात्र एक राजभवन से इसको आप पूरी रियासत को चलाएं, जिस रियासत का जोग्राफिकली इतना है, यहाँ पर विभिन्न किस्म के लोगों की है, मतलब मल्टी एक मिनी हिंदुस्तान है ये। आप इसको दिल्ली से चलाने की जो गलती कर रहे हैं वो बहुत एक खतरनाक खेल खेले जा रहा है। और मुझे लगता है उसका खामियाजा जम्मू कश्मीर को तो हो ही रहा है, कहीं हिंदुस्तान को न हो जाए, ये बहुत बड़ी एक बात है सर। क्योंकि मुझे आपकी बात से याद आई कि उमर साहब ने कहा कि हम छोड़ देंगे लेकिन इनके साथ अलायंस में सरकार नहीं बनाएंगे। क्या इस तरह के ऑफर्स हुए नई दिल्ली से कि आप हमारे साथ सरकार बनाइए? देखिए, ऑफर का तो मैं नहीं जानता हूं कि अंदर क्या हुआ क्या नहीं है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है और एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर क्लियर है कि दिल्ली की मंशा यहाँ पर रही थी। क्योंकि जिस तरीके से ये इन्होंने 2019 से पहले भी जब सरकार पीडीपी से छीनी थी, तो इन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से जो है वो सजाद लोन को आगे करके तो यहाँ सरकार बनाना चाहते थे। ये कहीं ना कहीं इनकी एक अंदर से है कि हम यहाँ पर आए। लेकिन अब जब लोग आपको दे ही नहीं रहे हैं भाई,
जब लोगों ने आपको मैंडेट नहीं दिया था, आप अपोजिशन में, आप अपोजिशन का काम कीजिए। अब आप डायरेक्ट अब चोरी से आप करना, जो इन्होंने एक नया ट्रेंड चलाया हुआ है आजकल, चोरी करके आप हुकूमतें बनाओ। चाहे वो मध्य प्रदेश में बनाई, चाहे इन्होंने वहाँ पर महाराष्ट्र में बनाई, राजस्थान में कोशिश की, मतलब ये चोरी वाला जो है ना सिस्टम, कल्चर यहाँ भी शुरू कर दिया जो आपने चोरी कहा कि आज राज्यसभा की जो वोटिंग्स हुई उस पर जो आपके डिप्टी सीएम है उनने कहा कि इन्होंने यहाँ भी वोट चोरी की हुई है और इस यहाँ भी धांधली की, कैसे 4 लोग खरीदे, कैसे इनने वोट पोल करवाए। नहीं मतलब उसको किस तरह देखते हैं आप गणित देखिए, बिल्कुल क्लियर था। ये बयान आता है सजाद लोगों का कि एनसी के खुद के लोग भाजपा के साथ मिले हुए हैं, असेंबली में आके ड्रामा करते हैं। देखिए सजाद साहब सीनियर आदमी है, मैं सियासत में नया हूँ, फर्स्ट टाइमर, अभी मैं लेजिस्लेटर हूँ, तो मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी करूँ मुझे शोभा नहीं देता है। लेकिन सजाद साहब को अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए। कहाँ वो कुरान शरीफ की कसम उठा के कहने वाला कि हम तो उसको सीरियसली लेते नहीं हैं, वो जो क्या करते हैं, और हर एक को पता है। मैं यहाँ से बोलूँ और मैं वहाँ पर उनके खिलाफ कोई वो इल्ज़ाम लगाऊँ तो बात कोई जचेगी नहीं। लेकिन सबको पता है उनका किस तरीके का किरदार है, किस तरीके का उनका दिल्ली के साथ क्या, भाजपा के साथ क्या दोस्ती है, वो छोड़िए उनकी बात यह है कि आपके पास 28 नंबर हैं और रमज़ान साहब को 58 वोट पड़ते हैं, किचलू साहब को 57 वोट पड़ते हैं, शमी जी को 31 पड़ते हैं। यहाँ कहाँ से वो चला आया? मतलब कोई बच्चे तो नहीं थे। इसका मतलब एक सोची समझी साजिश थी, सोची समझी एक चाल थी, और सोची समझी तरीके से इन्होंने वोट कहीं ना कहीं खरीदा है। और मुझे शर्म आती है कि आप इतना बड़े ऐवान का हिस्सा हो, जिन लोगों ने यहाँ जो बिके हैं वो उन्होंने अपना सौदा नहीं किया, उन्होंने अपने अवाम का, अब लोगों ने जिन्होंने उनको जिता के भेजा था, और ये हलफ दला खाई उन्होंने कि ऊपर वाले का नाम लेके कि हम ईमानदारी से करेंगे। ये ईमानदारी है कि आप चंद पैसे ठन हुआ नहीं तो वो आपने अपना ज़मीर ही बेच दिया। तो क्योंकि इनका इतिहास और इनकी इसी तरीके से रही है। आपको शायद याद होगा, छत्तीसगढ़ के काफ़ी एक पूर्व मंत्री थे भाजपा के, तो उन्होंने एक बार बड़ा स्लोगन दिया था कि पैसा खुदा नहीं है, मगर खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं है। तो ये कल्चर वही है। और मुझे बड़ी हैरानगी और परेशानी भी हो रही है कि ये जो कल्चर जो था, ये यूपी बिहार वाला, खरीद फरोख्त वाला, आया राम गया राम वाला, वो यहाँ भी इन्होंने शुरू करने की जो साजिशें रच रहे हैं, ऊपर वाला इनको माफ़ नहीं करेगा सर। मतलब ये ठीक। जिस तरह से आज एमएलए महराज मलिक पे डिमांड हुई कि असेंबली में डिबेट हो उसके पीएसए पे, किस तरह से एक जो डीसी है, कानून की जो बात आई उस पर मुझे लगता है डिबेट तो क्या करनी है। अब मैटर सब जुडाइस है सर। देखो, हम कानून से बाहर नहीं जा सकते हैं। जब कोई भी किसी भी सब्जेक्ट पर मैटर, जब किसी भी अदालत में, ये तो अदालत आलिया में जो हम मैटर पेंडिंग है, फिर उसके बाद जो है वहाँ आवाज़ रखने का हर एक को हक है। हमारा कोलीग है, हमने उसकी आवाज़ रखी है हर जगह। पहले दिन भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में उसकी आवाज़ उठाई थी, आज भी हमारे साथी ने। लेकिन उसमें क्या है, क्योंकि अब कोर्ट मुझे लगता है इसका जल्द फैसला कर देगा, तो जल्द वो बाहर आ जाने क्योंकि उसके खिलाफ कोई ऐसा कोई एलिगेशन है नहीं कि उसको पीएसए में डिटेन किया जाए, ना वो कोई एंटी नेशनल काम कर रहा था। सिर्फ गाली गलौज देने पर उसको अगर पीएसए लगा दिया तो बड़ी शर्म की बात है। तो मुझे लगता है कोर्ट से उसको जल्द इंसाफ मिल जाएगा। बहरहाल जो भी उसकी बात हर फोरम पर उठाई जा रही है, तो आज भी असेंबली में उठाई, बीते दिनों 2 दिन पहले भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम तनवीर सादिक साहब और हिलाल साहब थे, उन्होंने बात उठाई। तो उसके लिए आवाज़ तो उठानी, क्योंकि वो कोई महराज के लिए नहीं उठा रहे हैं हम बात, वहाँ पर हक की बात है, तो हक की बात तो करना, और अगर इस पंचायत में ना करेंगे फिर कहाँ करेंगे। अब ये बताइए कि 1 साल से ज़्यादा वक्फा हुआ, आप सरकार में एमएलए हैं, किस तरह के कामकाज चल रहे हैं? और ये भी बताया जा रहा है कि एनसी गवर्नमेंट जो है कोई काम नहीं कर पा रही है। आप एमएलए हैं, किस तरह कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम? देखिए, कामों को आप 2-3 तरीके से लेते हैं सर। मतलब कि इसी सरकार ने उमर साहब ने आते ही जो है बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, जिसको भाजपा ने रुका दिया था और जिसको महाराजा की एक प्रथा थी, कल्चर था यहाँ का, दरबार मूव का, वो फैसला लिया और बड़ा बोल्ड स्टेप था। और मुबारकबाद की बात है कि लोगों ने इसका बड़ा खैर मकदम किया और जम्मू में काफ़ी इसकी हुई। उसके बाद आप देखेंगे कि पलक झपकते ही जो डेली विजन की बात करती है, जिस पर भाजपा हमको कहती है कि जनाब इन्होंने कुछ नहीं किया, एक ही पेन के स्ट्रोक से जो है 900 के करीब जो है वो CPW वर्कर्स को रेगुलराइज कर दिया। ये छोटी बात नहीं है।
मतलब कि इस लिमिटेड से दौर में, इस हाइब्रिड मॉडल में भी उमर साहब और उमर साहब की जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से मतलब जनता के लिए काम करना चाहती है। ये मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर इनके पास फुल स्टेटहुड होगी फिर तो कोई इशू नहीं रह सकता। जिस इंसान ने जनाब, जिसके दौर में आपको याद होगा 2013 में जो एक कलम हिलाई और पूरे के पूरे आपके पास सैकड़ों की तादाद में इन्होंने ब्लॉक और तहसीलें और नियाबत बना दी। तो ये इनको आता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये आता है लोगों के किस तरीके से काम करने, चाहे फिर वो एवरेज रात को पक्का करना था, चाहे वो बाकी डेली वेजर, तो ये सब डेली वेजर पक्के होंगे। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर वर्कर्स वो बार बार कहते हैं कि हम हमारी बात उठाइए। क्या आपको लगता है कि इस टाइम फ्रेम में होगा, 5 साल की हुकूमत में हो पाएगा? उमर साहब की उनकी एक जो खूबसूरती, उसकी जो मैंने जो देखी है ना, अव्वल तो वो बात करेंगे नहीं, जब वो बात जो वो बात कहते हैं वो उसको करके दिखाते हैं। अगर उन्होंने कहा है कि मैं डेली वेजेस को पक्का करूंगा तो आपका उसका एग्जांपल देखिए कि CPW जो जितने भी थे 900 के लोगों ने पक्के कर दिए, बाकी भी जो रफ्ता रफ्ता सारे वो पक्के करेंगे। बाकी रहा कामकाज किस तरीके से चल रहा है, आप खुद बताइए कि जब आपके हाथों को भी बांधा हो, आपके पाँव को भी बांधा हो, फिर आपको हम एक समुंदर में डाल दें और आपको कहें कि आप यहाँ पे समुंदर तैराकी करो, कैसे हो सकता है? जब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, एक मंत्री का, मैं अगर कल मंत्री हूँ, मेरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो है मेरे कंट्रोल में नहीं है, मतलब मुझे उसकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आ रही, अब मैं इसको क्या करूँगा? ना मैं उसको हटा सकता हूँ, ना मैं उसको, और फरमान उसको कहाँ से आता है? और एक क्लियर कट फरमान है। देखिए LG साहब ने बार बार कहा है कि जनाब मैं गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं करता हूँ, मेरे पास सिर्फ पुलिस है और लाइन ऑर्डर है। लेकिन आपको भी पता होगा कि जब कहीं बांटने हैं, कोई डेली वेजरों का कोई पक्का करना है, वहाँ वो पहुँच जाते हैं। जब कोई SRO के तहत कोई नौकरियाँ बांटनी है, फ़ोटो खिंचाने के लिए वो आगे चले जाते हैं। और कोई भी आपको ऑफिसर कैमरा पे तो नहीं कहेगा, लेकिन आप ऑफिसर गार्ड उनको पूछिए कि इंस्ट्रक्शन क्लियर कट है, राजभवन से आती है, कैसे काम करना है, कौन सी फाइल हिलानी है, कौन सी फाइल नहीं हिलानी है। अगर वो इतने ही होते तो वो बिजनेस रूल्स क्यों नहीं फाइल कर साइन? आपका कहने का मतलब ये है कि LG जो है राजभवन से जो है बार बार जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको रोका जाता है, काम नहीं करने दिया जाता है। देखो अफसरों को गाइडलाइंस मतलब कानून और संविधान से चलना चाहिए। और ये बड़ी बदकिस्मती है हिंदुस्तान की राजनीति में, जब आप देखेंगे हाल के दिनों में जिस तरीके का बदलाव हो रहा है कि जहाँ जिस स्टेट में गवर्नमेंट सेंटर वाली गवर्नमेंट के साथ उस सेम पार्टी की नहीं है, रूलिंग पार्टी की, वहाँ पर क्या किया जाएगा? उनको दबाया जाएगा। आप एग्जांपल लेंगे आप सदर्न स्टेट्स की, तमिलनाडु को, केरल को, किस तरीके से उनके साथ वो भेदभाव हो रहा है। उसी तरीके से दिल्ली में आप देखिए किस तरीके से वहाँ केजरीवाल की सरकार को इन्होंने वहाँ हरासमेंट चली उनकी। सेम मॉडल यहाँ भी अपनाया जा रहा है। जब जो इनके साथ नहीं वो इनका दुश्मन, जो इनके साथ नहीं वो देशद्रोही, जो इनके साथ नहीं वो पाकिस्तानी। तो मतलब ये ट्रेंड, राजनीति ऐसा नहीं थी वैसे पहले। आपके मतलब कि आइडियोलॉजिकली डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई दुश्मनी नहीं है। हम सब जो है एक ही उस आइन को मानते हैं, हम सब जो है इलाके की तरक्की चाहते हैं, हम सब जो है मुल्क की तरक्की चाहते हैं। जब सबका एजेंडा एक है, फिर एक दूसरे की काम में अड़चन क्यों डालनी, फिर ये क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाना? सर, आपकी बात से मुझे याद आया कि आपने कहा कि बाहर की जो स्टेट्स हैं, यूपी की बात करते हैं, यहाँ वहाँ पे आई लव मोहम्मद के बैनर निकलते हैं, उसके बाद उन लोगों पे FIRs लगते हैं, भाजपा की सरकार लगाती है। उसको किस तरह देखते हैं? आप भी एक हिंदू हैं, आप ये बताइए क्या जायज़ है? वकील भी हैं आप ही। देखिए आई लव मोहम्मद का प्रोटेस्ट होता है, बैनर दिखाए जाते हैं, उनको बुक किया जाता है। मैंने यही, भाजपा के कोई एक दो नेता यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम रिज़ाइन करेंगे, इस तरह नहीं होना चाहिए। देखिए कल उसी पस मंज़र आप देखेंगे, कल सोनू निगम आए थे। ये वही सोनू निगम था जब उसने 4 दिन पहले ये कहा कि जनाब ये जो अजान सुबह की होती है और उसमें जो है मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन जब लोगों ने उसको देखा तो आज कल जब अजान हुई तो उसने उस वक़्त अपना शो जो है कंसर्ट रोका। कोई दुश्मनी नहीं है सर, लेकिन आप कौन सी मानसिकता कहाँ क्या दिखाना चाहते हो? आप सदियों से हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहे हैं और फिर आप ये इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाना, मतलब कि किसी ने अगर आई लव मोहम्मद कहा, उसमें ऐसा क्या जुल्म हो गया कि आप उसके खिलाफ मीसा, NSA, UAP के वो लगाने लगे और उनको बिल्कुल समझो? तो मतलब ये खतरनाक, मैंने वही कहा ना आपको कि ये एक ट्रेंड खतरनाक खेला जा रहा है।
ये एक इस तरीके से ये सिर्फ उसी चीज़ पर राजनीति करते हैं जहाँ जो इनको सूट करती है हिंदू मुसलमान, बाकी उसके अलावा कोई ज़्यादा कुछ इनको सूट नहीं करती है। तो वो बड़े मतलब ठीक चीज़ें नहीं हैं जो ये देश में ये चला रहे हैं, चाहे एंटी माइनॉरिटीज़ की बात करें, चाहे एंटी ट्राइबल की बात करें, तो हर जगह यही चीज़ें हो रही हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में भी देखिए, वहाँ भी यही भाई को भाई से लड़ाने वाला काम। तो वो राजनीति, उस किस्म की राजनीति को हमें कंडेम करना चाहिए और लोगों से भी हम यही अपील करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब जब जो आपने कहा कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम देख रहे हैं 2014 से ये हो सकता है कि इस तरह की राजनीति होती होगी, क्योंकि सोशल मीडिया अब आया 2010-11 के बाद और वायरल होने लगी चीज़ें। क्या आपको लगता है कि किस तरह अगर ऐसे ही ट्रेंड चलता रहा, नफ़रत, आपस में हिंसा, तो कहाँ देश पहुँचेगा और इसका ये कैसे रुक सकती है ये चीज़ें? देखिए, सोशल मीडिया का एक सबसे बड़ा एक ट्रेंड ये तो ये रहा, सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन का फ़्लो जो है बड़ा आसान हो गया, लेकिन अनफिल्टर्ड जो चीज़ें वहाँ पहुँचने लगी, जिसके पास कोई कंट्रोल नहीं है, जो आया जो कहा वहीं पहुंचा दिए। मतलब इससे पहले जो क्या था कि आपके पास न्यूज़ भी अगर कोई छपती थी तो ऑथेंटिक छपती थी, सेंसर होके, मतलब सेंसर नहीं कहें इसको, मतलब एक ऑथेंटिक वो पहले वेरीफाई करेंगे फिर होता था। अब जो है किसी ने क्या कहा उसको किस तरीके से आपने व्हाट्सअप के ज़रिए कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, तो वो उस पर जो थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको रेगुलेट करना बड़ा ज़रूरी है। सोशल मीडिया को भी रेगुलेट करना ज़रूरी है। इस पर भी कोई ना कोई अथॉरिटी हो जा तो चेक करे किस लेवल की आप इन्फॉर्मेशन। अब AI का ज़माना आ गया है, आपको उठपटांग मतलब किस किस्म से आप क्या बना रहे हैं, तो मतलब ये कहीं एक बड़ा ख़तरनाक चीज़ें हैं। तो इस पर मुझे लगता है शायद कोई एक बिल भी कानून का तौर पर आना चाहिए जो इन चीज़ों को रेगुलेट कर सके। सर, जिस तरह से RBI का मसला है कि RBI को एंड कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, उसको किस तरह देख रहे हैं? कई बच्चे मुझे सेक्रेटरीट में मिले, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को उठाइए क्योंकि ये हमारा हक है, इसको सरकार अगर एंड करती है तो हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। नहीं, देखिए, RBI तो मतलब मैं तो उसका सबसे बड़ा पक्षधर हूँ, मैं सबसे बड़ा सपोर्टर जो हूँ, क्योंकि RBI ही जो चुनाव वैली में, अगर आप जिस खत्ते से हम आते हैं उसमें अगर कहीं किसी को अगर नौकरी मिली, कहीं किसी को अगर पढ़ाई का मौका मिला, वो सिर्फ RBI की वजह से मिला। जब सबसे पसमानदा इलाका ये हमारा था और RBI की वजह से ही वहाँ की जो है तरक्की अगर कहीं अगर थोड़ा सा 10% आई हुई है तो वो RBI का बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारे जितने भी अफसर हैं, जितने भी हमारे आज कहीं अगर आपको सेक्रेटरीट में नज़र आते हैं, वो सब RBI की कैटेगरी के तहत आते हैं और एक सोची समझी साजिश के तहत पहले ये 20% था, इसको उन्होंने 10% लाया है। और अब कुछ अफवाहें जो मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने हमसे बात भी की कि जनाब आप हाउस में ही बात उठाएं। मैंने कहा यार, हाउस में बात वो उठाई जाती है जिस पे कोई वेरीफाई बात हो। अब अफवाहों के तौर पर कि मैंने कहा कि किसी ने कहा ये ख़त्म हो गया, किसी ने कहा इसको कम कर दिया, उसके बिना पर जो अफवाहों पर की बिना पर हाउस में वो बात उठाई नहीं जाती है, उसमें कहीं जब तक हो। अब जब रिपोर्ट आई है कैबिनेट सब कमेटी, जो रैशनलाइजेशन की बात भी है, क्योंकि जनरल कैटेगरी का भी हमने ख्याल रखना है। इन्होंने ऐसा क्या किया कि वोटों की राजनीति के चक्कर में जो है वो ऐसी कैटेगरियां बनाते गए और पूरा का पूरा रिजर्वेशन का जो है ना जनरल कैटेगरी को बिल्कुल स्क्वीज़ कर दिया। उनके पास तो बची नहीं है, 2 या 3 10 में से 2 पोस्टें उनके लिए बचती हैं। तो उसमें जो है उमर साहब ने एक बड़ा नेक कदम उठाया था कि ताकि हम इसको रैशनलाइजेशन करें और जो जिसका जितना हक है, जिसकी जितनी पॉपुलेशन, उसके मुताबिक उसका हो। अब वो रिपोर्ट कैबिनेट के पास उन्होंने पेश कर दी है। कैबिनेट उसको एग्जामिन करके जो है इसकी LG के पास भेजेगी। जब वो रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही हम कोई चीज़ की बात कर सकेंगे कि क्या है। लेकिन मैं बिल्कुल आपके ज़रिए, मैंने आज भी कहा, मैंने पहले भी कहा था कि मैं RBI का सपोर्टर हूँ। जो ये बात करते हैं कि जी हमें ST दे दो, पहाड़ी स्टेटस दे दो, मैं कहा उससे हमारा चलने वाला सिस्टम नहीं है। जो कानून में हमें है, हमें इसी को बचाना है। तो मैं पहला और आखिरी शख्स होगा जो इसको बचाने में पूरी अपनी जान की बाजी हम लगा देंगे, क्योंकि हम इसके साथ जो छेड़खानी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे फिर कोई भी हो। तो ये हमारा बिल्कुल क्लियर एक कट मैसेज है। हम गवर्नमेंट के साथ भी, हमने उमर साहब से भी हम बात करेंगे कि इसको जो है वो इसके साथ छेड़खानी ना की जाए। सर, और एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से उमर साहब ने एक बयान दिया, कहा कि मेरी आंटी के घर में प्रीपेड मीटर है तो लोगों को क्या दिक्कत है। क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी इस लायक है कि वो प्रीपेड मीटर लगा पाए बिजली के? क्योंकि आजकल जो ये मीटर्स आए हुए हैं, इतने बिल आ रहे हैं कि बार बार लोग कंप्लेन करते हैं कि जो हम जितनी हम बिजली यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। तो जब प्राइवेट मीटर्स आएँ, क्या इस कंडीशन में हम लोग हैं कि प्राइवेट मीटर्स लगा पाएँ? देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारा LOP जो शख्स है, और वो इस किस्म से, कल मैं उनके बयान कहीं सुन रहा था जी, आंटी उमर साहब की आंटी, मतलब आप यार एक आप LOP हो, आपका कैबिनेट रहेंगे, आप एक भविष्य मतलब किस पोजीशन पर हैं, और आपकी भाषा शैली देखो, आप एक चीफ मिनिस्टर को किस तरीके से आपने संबोधन करना है, चीफ मिनिस्टर को क्या करना है जी, हाँ जी इसको बड़ा एरोगेंट हो गया, इसकी आंटी के घर में लग गया।
मतलब और उसका कहना क्या था, उमर साहब का कहना यह था कि यार मीटरिंग तो करनी है ना हमने। देखिए मतलब आप क्या कहेंगे कि हमने अगर फ्री बिजली भी अगर देनी होगी तो जब तक वहाँ पता नहीं चलेगा कि ये कितना कंज्यूम कर रहा है। और मीटरिंग पर जो है सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो है इसकी स्मार्ट मीटरों पर जो है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। कल मैं रोहला साहब को ही देख रहा था कि नहीं जी आपने पहले कहा था जी हम मीटर को, क्या कहा गया था कि आप जिस तरीके से ये मीटर लगा रहे हैं मतलब पता कैसे चलेगा आपको। ने कहा था हम आएंगे तो मीटर उखाड़ देंगे। मीटर किस कंटेक्स्ट में कहा था कि जिस तरीके से जब वो बिजली का, कह रहे हैं आप? नहीं, वो मीटर उखाड़ने का मतलब ये था कि जिस तरीके से आपने बिजली के बिल बढ़ाए हैं, जिस किस्म से आपने बिजली को जो है इस तरीके से पूरा इसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था, उसके हम खिलाफ थे। मीटर मतलब कि मीटर तो आज थोड़ा लगा कोई, जब बिजली कहीं जब बिजली महकमा बना है, लोगों को घर में बिजली का कनेक्शन दिया है, मीटर तब से लगे हैं। तब एक आपने देखा होगा पुराने जमाने में ये तो कश्मीर का मतलब, ये तो कश्मीरी कहते हैं हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। आपका मैनिफेस्टो से पहले कुछ और बातें थी, मैनिफेस्टो के बाद कुछ और बातें हैं। उमर साहब कह रहे थे मुझे आने दो, जैसे में सरकार आती है हम इन मीटर्स को उखाड़ देंगे। आज उमर साहब कहते हैं मेरी आंटी के घर में प्रीपेड मीटर है, आप क्यों नहीं लगाओगे? मीटर को देखो ना, मीटर को आपके लोग इस हालात में हैं कि वो इस टाइम प्राइवेट मीटर जो प्रीपेड मीटर्स को बियर कर सकें? नहीं, प्रीपेड मीटर से कोई आपका बिजली का बिल नहीं बढ़ता है ना, आपका स्मार्ट मीटर से। मैं वही बताऊंगा ना सर, मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखो हम लोगों को सच नहीं बता सकते, हम लोगों को हम सच बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा राजनेता हूँ जो मैं हमेशा सच की बात करता हूँ। जो आज का जो कंसेप्ट है मॉडर्न, जो आज फाइनेंस कमीशन की जो गाइडलाइंस होती हैं उसमें रिफॉर्म करने हैं आपने सर। आपने रिफॉर्म में क्या आता है, आपका पावर आप देखेंगे कि पहले अनमीटर्ड एरियाज़ में कितनी बिजली कट होती। मैं वसूख से कहता हूँ सर, जब मैं आया था मीटर नहीं थे, रामबन में जो है बिजली का अनशेड्यूल कट ज़्यादा थे। मैं टाउन की बात कर रहा हूँ। मीटरिंग जब पूरी हो रही है, अब आप देखते होंगे कि बिजली जाना बड़ा बिल्कुल कम हो गया है। कहीं जब बड़ा तूफान आएगा तभी जाएगी। अनशेड्यूल कट्स बिल्कुल ख़त्म हो गए। मीटरिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास पता चल रहा है कि कितनी कंज्यूम हो रही है। मीटरिंग का मतलब होता है कि बिजली की चोरी ना हो। क्या वो अलाउ करेंगे कि एक बिजली का बिल ये दे रहा है बंदा और एक जो है चोरी कर रहा है? आपने देखा किस किस्म की कुंडियाँ लगाई जाती थी, उनको अनचेक करने के लिए आपने देखा होगा अब केबलिंग बिछाई जा रही है। अब आस्ता आस्ता ये वायरिंग जो है वो अंडरग्राउंड हो जाएंगी। अब आस्ता आस्ता आप देखेंगे ट्रांसफार्मर की मतलब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन पहले क्या था अब क्या है। रिफॉर्म तो लाना है ना। अब हम बोल देंगे नहीं जी वो जैसा पुराना खंबा था लकड़ी का, आज आपने ये लोहे का क्यों लगा दिया। उसी किस्म से जब पहले मीटर एक नॉर्मल मीटर था, अब मीटर डिजिटल है, अब मीटर स्मार्ट है। स्मार्ट मीटर का मतलब ये लोगों को हवा बना दिया। मुझे लगता है कई शायद इसमें कुछ राजनेता या कुछ एडमिनिस्ट्रेटर जिसको समझाने में असफल हुए हैं कि स्मार्ट मीटर क्या होता है। जैसे आपके पास स्मार्ट वॉच है, पहले हमारे पास मोबाइल था नोकिया का जिसमें अब सिर्फ डिजिटल चलता था। स्मार्ट का मतलब है कि आपको पता चलेगा कि मैं कितनी बिजली मेरी कंज्यूम हो रही है। आपको ये पता चलेगा कि आज मैंने कम लगाई कि ज़्यादा लगाई। आपको ये पता चलेगा कि मेरा बिल कितना आया, वो सारा कुछ स्मार्ट पता चलेगा। ये स्मार्ट को जो हमने एक जिन बना दिया है कि स्मार्ट मीटर लग गया और आपका जो है वो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ, लोगों का कंसर्न सही है कि जो आपने वादा किया है 200 यूनिट का वो आप हमें दीजिए। उसमें आपने हमको कटघरे में खड़ा करना है। उसमें अगर हम नाकाम हुए तो हम जो है हमारा जूता, हमारा सर आपका जूता वो रहेगा। अगर जो हमने वादा किया है वो हम पूरा नहीं करेंगे, अगर 12 सिलेंडरों की बात की, अगर हम नहीं कर सके 5 साल में, लोग हम उधर जाएंगे और हमको लोग वो कटघरे में खड़ा करेंगे। मतलब लेकिन स्मार्ट मीटर पर जो मैं चाहता हूँ यहाँ से कि कन्फ्यूजन ना क्रिएट किया जाए। मतलब और उसमें हर एक पॉलिटिशियन का, हर एक सोच आपको लोगों का भी एक है कि उसको हमें अवेयरनेस करना चाहिए कि यार ये स्मार्ट मीटर कोई जिन नहीं है, इसको लगाना है, सरकार लगाएगी और लोगों को जो है वो जो जायज़ जो है वो बिल देना है कि बिल ज़्यादा ना आए। कंसर्न हमें ये होना चाहिए कि जिस आपने जो रेज़ किया क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो किसी को देखो, मैं अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी का 1000 पे आ रहा है, किसी का 5000 आ रहा है, तो हम उन अफसरों को और वहाँ पर हमने कहा है कि आप चेक करके लगाएं। ये अपनी मर्जी से जो फ्लैट रेट नहीं, वो क्या करते हैं, इसमें मैंने बड़ी जगह बिजली की उनका क्या करते हैं, वो 4 से वो उनसे पैसा कम लेंगे और किसी पर गरीब पर जो है वो लगा देंगे, तो वो हमें चेक करना है सर। लेकिन सवाल ये है कि ये बहुत सारी जगहों से प्रॉब्लम आ रही है। क्या आप अपनी सरकार से इस तरह कुछ बोलेंगे कि कोई ऐसा सेल खुले जहाँ पे लोग कंप्लेंट कराएं और उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि इस मीटर को इतना बिल क्यों आया? जब एक बंदा एक बल्ब जलाता है उसको 10,000 बिल आता है, वो जब शिकायत करता है उसके बाद बोला जाता है अब यहाँ तो बिल भरो वरना लेट फीस हो जाएगी, फिर कुछ करके वो उधार करके भर देता है। क्या कोई ऐसा सेल का प्रावधान हो जहाँ पे लोग कंप्लेंट कराएं और उस चीज़ को वहीं पे हो जाए सॉर्ट आउट? एक तो CM ग्रीवेंस सेल भी है,
बोर्ड बिजली का जो है उनका भी टोल फ्री नंबर होता है, उस पर भी है, लेकिन उसमें मैंने देखा है कि प्रॉपर इतना रिस्पांस नहीं आता है। लेकिन जो सीएम का ग्रीवेंस सेल है वहाँ पर जो है, अब वहाँ पर परमानेंट ऑफिस बैठे हैं, राब्ता ऑफिस है उनका वहाँ है, और वहाँ जो है निपटारा हो रहा है। लेकिन अभी भी जो है हर आम आदमी जो है वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, वो नहीं पहुँच सकता है, वो कंप्लेन करेगा, कब करेगा, फिर उसको आज तब तक वो बोलता है छोड़ो यार इधर ही करो। लेकिन इस पर हम जो है हम ऑनलाइन वेबसाइट जहाँ से नहीं, इस पे हम रूटीन पर, हमने कहा रूटीन पे जो है बिजली अधिकारियों को कि जब भी कोई आपके पास कोई आता है उसको वेरीफाई करें, आप उसको चेक करें, और जिसने उसके खिलाफ ज़्यादा बिल दिया है उस अफसर को, उस मीटर रीडर पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। वो हमें मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। उसमें कहीं जगह लूप होल्स हैं, आप बिल्कुल सही कहते हैं, हमारी बिजली की प्रोडक्शन में कमी है, हमारी अपनी बिजली नहीं कम बन पाती है। लेकिन आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, पावर मंत्री हमारा उमर साहब खुद है, साला कोट आने वाला है, अपनी होम प्रोडक्शन हमको जब जैसे बढ़ेगी, बिजली में सुधार भी होगा, बिजली में रिफॉर्म भी होगा, और लोगों को जो है सस्ती दरों पर बिजली मिले, ये उनका अधिकार है, ये कोई हम खैरात नहीं बांट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ है एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं। राज्यसभा की वोटिंग से लेके बिजली के बिल तक, और आरबीआई कैटेगरी जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसको कोटे को ख़त्म किया जा रहा है, उस पर बातचीत की। क्या कुछ कहा, किस हद तक आप सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।